Welcome to Nexa Fiction Channel. Rebirth of Underworld Princess. Chapter 11 A New Beginning. अगली सुबह करीब 8 बजे आर्विका की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। उसकी पलकों पर अब भी भारीपन था और सिर हल्का दर्द कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसे पिछली रात की बातें याद आने लगी। हमला, गोलियों की आवाज, उसका घायल कंधा। डॉक्टर ने रात में उसे दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिया था। शायद उसी वजह से वह इतनी गहरी नींद में सो गई थी। इतना ड्रामा एक ही दिन में, उसने मन ही मन सोचा। आर्विका ने धीरे से उठने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना घायल कंधा हिलाया, हल्का दर्द उठा। हिस। उसने धीरे से सांस खींची, लेकिन दर्द पिछली रात से काफी कम था। जेट के कमरे का इंटीरियर बेहद शांत और आरामदायक था। आर्विका कुछ पल तक चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे बेड से नीचे उतरी। उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। जेट के अंदर का हिस्सा बेहद बड़ा था। हर चीज साफ और लग्जूरियस थी, लेकिन फिर भी माहौल शांत था। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े राजवीर पर गई। वह फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे और टोन से साफ लग रहा था कि वह किसी को ऑर्डर्स दे रहे हैं। नहीं, उस शिपमेंट को आज ही मूव करो। सिक्योरिटी डबल कर दो। और मुझे हर अपडेट चाहिए। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था कि सामने वाला शायद बिना सवाल किए हर बात मान रहा होगा। आर्विका ने महसूस किया कि यह आदमी सच में बहुत पावरफुल है। सिर्फ नाम से नहीं, उसकी मौजूदगी से भी। वह धीरे से पास पड़े सोफा पर जाकर बैठ गई। उसकी मूवमेंट की हल्की आवाज सुनकर राजवीर ने एक पल उसकी तरफ देखा। फिर उन्होंने कॉल खत्म कर दी। मैं बाद में बात करता हूँ। बाकी डिटेल्स मुझे 1 घंटे में चाहिए, उन्होंने फोन काटते हुए कहा। कॉल कटने के बाद वह आर्विका की तरफ आए। राजवीर उसके सामने वाले सोफा पर बैठ गए। अब कैसी हो? आर्विका ने अपने कंधे की तरफ देखा। जिंदा हूं। मतलब ठीक हूं। पहले से बेहतर। राजवीर की नजर उसके कंधे पर गई। दर्द थोड़ा है, लेकिन मैनेजेबल है। राजवीर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोले, तुम दर्द को जरूरत से ज्यादा कैजुअली लेती हो। आर्विका मुस्कुराई। आदत है। उसका जवाब सुनकर राजवीर कुछ पल चुप रहे। उन्हें फिर वही एहसास हुआ, शायद मैं बाकी लोगों जैसी नहीं हूं। राजवीर ने धीमी आवाज में कहा, यह बात तो मुझे पहले ही समझ आ गई थी। यह लड़की अपनी उम्र से बहुत अलग है। तभी उन्होंने पूछा, भूख लगी है? अब जाकर आर्विका को एहसास हुआ कि उसने पिछली रात से ठीक से कुछ खाया ही नहीं था। हाँ, थोड़ी। क्या खाओगी? कुछ भी चलेगा। कुछ भी जैसी कोई चीज नहीं होती। आर्विका ने सोचा। कॉफी? ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफी? हाँ। राजवीर ने उसे देखा, फिर बोले, अब समझ आया तुम इतनी पतली क्यों हो। आर्विका तुरंत उनकी तरफ देखने लगी। मैं पतली नहीं हूं। हूं? नहीं हूं। तुम बहस बहुत करती हो, क्योंकि लोग गलत बातें बहुत करते हैं। यह सुनकर पहली बार राजवीर हल्का हंसे। बहुत हल्का। राजवीर ने पास खड़ी एक एयर हॉस्टेस की तरफ देखा। ब्रेकफास्ट लेकर आइए।
2 लोगों के लिए। फिर उन्होंने आर्विका की तरफ देखा। और सिर्फ कॉफी नहीं। एयर होस्टेस तुरंत सिर हिलाकर चली गई। आर्विका ने धीमी आवाज में कहा, कंट्रोल फ्रीक। मैंने सुन लिया। अच्छा है। अब उन्हें समझ आने लगा था कि यह लड़की बाहर से शांत जरूर है, लेकिन अंदर से काफी जिद्दी है। जेट के बाहर बादलों का सफेद दृश्य दिखाई दे रहा था। आर्विका ने खिड़की की तरफ देखते हुए पूछा, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? 2 घंटे से भी कम समय में। इतनी जल्दी? राजवीर ने उसकी तरफ देखा। प्राइवेट जेट्स कमर्शियल फ्लाइट से काफी फास्ट होते हैं। आर्विका हल्का सिर हिलाकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल चल रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, अमेरिका पहुंचने के बाद मैं कहाँ रहूंगी? राजवीर ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, मेरे घर। आर्विका थोड़ा रुकी। मतलब, आपके फैमिली के साथ? हाँ। आर्विका फिर बोली, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। अकेले? क्यों? बस पसंद है। असल में उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अगर मैं अकेली रहूंगी, तभी मैं चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा पाऊंगी, वरना हर समय कोई ना कोई आसपास रहेगा। मुझे फ्रीडम चाहिए। लेकिन राजवीर ने सीधा जवाब दिया, नहीं। आर्विका ने हल्का भौहें चढ़ाई। क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूं। तुम 14 साल की हो। लेकिन राजवीर ने सीधा जवाब दिया, नहीं। आर्विका ने हल्का भौहें चढ़ाई। क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूं। तुम 14 साल की हो। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। हर कोई उसे बच्ची क्यों समझता था? राजवीर आगे बोले, और मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। उसकी नजर तुरंत राजवीर पर टिक गई। वादा? मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बीएचआर प्रोटेक्शन करूंगा। आर्विका के मन में फिर वही सवाल उठने लगे। माँ और इनका के बीच आखिर रिश्ता क्या था? और अगर ये सच में माँ के इतने क्लोज थे, तो पिछले जन्म में इन्होंने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उसे याद था, पिछले जीवन में हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसने कभी राजवीर को नहीं देखा था। उनकी पावर के सामने किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं था। फिर क्यों? आर्विका गहरी सोच में थी कि तभी राजवीर की आवाज सुनाई दी। क्या सोच रही हो? तुम बहुत सोचती हो। वह तुरंत रियलिटी में वापस आई। और आप बहुत बातें छुपाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक राजवीर हल्का मुस्कुराए। फेयर इनफ। राजवीर फिर बोले, क्या तुम मेरे फैमिली के बारे में जानना चाहोगी? वह जानती थी कि अब उसे कुछ समय तक इनके साथ ही रहना होगा। और अगर ऐसा है, तो इन्फॉर्मेशन होना जरूरी था। उसने सिर हिलाया। हाँ। उसी समय एयर होस्टेस ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। टेबल पर जल्दी ही कई डिशेस सजा दी गईं। टोस्ट, एग्स, जूस, कॉफी और कुछ फ्रूट्स। आर्विका ने खाना देखा। उसे एहसास हुआ कि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। राजवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, पहले ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। आर्विका ने बिना बहस किए सिर हिला दिया। आर्विका ने कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही राजवीर ने उसकी प्लेट में खाना रख दिया। पहले खाना? आप हमेशा इतना ऑर्डर करते हैं?
हाँ। आपके बच्चे आपको टॉलरेट कैसे करते हैं? राजवीर ने शांत भाव से कहा। कभी कभी मुझे भी यही सवाल आता है। यह सुनकर आर्विका हल्का हंस पड़ी। ब्रेकफास्ट करते हुए माहौल पहले से थोड़ा नॉर्मल हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए और उसका कंधा चेक किया। पेन कैसा है? डॉक्टर ने पूछा। ज्यादा नहीं है। बहुत मूवमेंट मत करना। आर्विका ने सिर हिलाया। डॉक्टर के जाने के बाद राजवीर बोले, तुम्हें मेडिसिन समय पर लेनी होंगी। अगर ना लूं तो मैं खुद दूंगा। आर्विका ने सस्पिशियस नजरों से उन्हें देखा। यह धमकी है या एडवाइस? राजवीर बोले, दोनों। फिर राजवीर ने पानी का ग्लास नीचे रखा और बोले, मेरे परिवार में मेरी वाइफ और 2 बेटे हैं। आर्विका ध्यान से सुनने लगी। मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है और छोटा बेटा तुमसे 1 साल बड़ा है, मतलब 15। वह कैसा है? बोले, मुश्किल। आपकी तरह? उससे थोड़ा केएमएम। ओह! राजवीर डर गई। नहीं, आर्विका बोली। उसने पूछा, उसे पता है मैं आ रही हूं? नहीं, वह तुम्हारी ही स्कूल ग्रेड में है। आर्विका थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। आपको कैसे पता मैं किस क्लास में हूं? राजवीर ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया था। फिर उन्होंने हल्का मुस्कुराकर कहा, उन्होंने तुम्हारे बारे में काफी बातें बताई थी। आर्विका चुप हो गई। उसके अंदर हल्की अजीब फीलिंग आई। राजवीर आगे बोले, तुम अभी 11th स्टैंडर्ड में हो और हमेशा फर्स्ट आती हो। आर्विका हल्का शॉक्ड हुई। राजवीर ने जैसे उसकी रिएक्शन नोटिस की। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स हो या एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स, तुम हर जगह टॉप करती हो। उसे एहसास हुआ, उसकी माँ सच में उसके बारे में सब जानती थी। शायद उससे ज्यादा, जितना वह सोचती थी। राजवीर की आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व था। तभी अचानक पूरे जेट में गार्ड की आवाज गूंजी, सर, लैंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजवीर ने हल्का सिर उठाया। ठीक है। फिर उन्होंने आर्विका की तरफ देखा। वेलकम टू योर न्यू लाइफ, आर्विका। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस। चैप्टर 12 राजवीर प्रोटेक्टिव फीलिंग टुवर्ड्स आर्विका। प्राइवेट जेट धीरे धीरे न्यूयॉर्क के रनवे पर उतरने लगा। खिड़की के बाहर चमकती हुई सिटी लाइट्स दिखाई दे रही थी। ऊंची बिल्डिंग्स, लंबी सड़कें। आर्विका चुपचाप बाहर देख रही थी। यह पहली बार था जब वह अमेरिका आई थी। कुछ ही मिनटों बाद जेट पूरी तरह रुक गया। वेलकम टू न्यूयॉर्क, सर। पायलट की आवाज इंटरकॉम में सुनाई दी। राजवीर ने हल्का सिर हिलाया और अपनी सीट से उठ गए। फिर उन्होंने आर्विका की तरफ देखा। चल सकती हो? आर्विका ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। हालांकि उसके कंधे में अब भी हल्का दर्द था, लेकिन वह कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। राजवीर बिना कुछ कहे उसकी चाल के हिसाब से धीरे धीरे चलने लगे, ताकि उसके कंधे पर ज्यादा दबाव ना पड़े। दोनों जेट से नीचे उतरे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, जेट के नीचे कई ब्लैक कार्स खड़ी थीं। उनके आसपास बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम मौजूद थी। सभी ब्लैक सूट्स में थे और हर कोई बेहद डिसिप्लिन्ड लग रहा था। जैसे ही राजवीर आगे बढ़े, सभी बॉडीगार्ड्स ने एक साथ सिर झुका दिया। वेलकम बैक, बॉस। उनकी आवाज में सम्मान के साथ हल्का डर भी साफ महसूस हो रहा था।
राजवीर ने बस हल्का सिर हिलाया। आर्विका धीरे से आसपास देखकर बोली, आपके लोग आपसे काफी डरते हैं। राजवीर ने चलते हुए जवाब दिया, डर और रिस्पेक्ट इस दुनिया में अक्सर साथ आते हैं। और आपको कौन ज्यादा पसंद है? राजवीर बोले, जो लॉयल हो। तभी राजवीर ने उसकी तरफ देखा। धीरे चलो। उन्होंने बहुत नेचुरली उसके कदमों की स्पीड के हिसाब से चलना शुरू कर दिया, मानो उन्हें डर हो कि उसकी चोट फिर से बढ़ ना जाए। आर्विका ने एक पल उन्हें देखा। उसे यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ ही देर में दोनों एक ब्लैक लक्जरी कार में बैठ गए। बाकी बॉडीगार्ड्स दूसरी गाड़ियों में बैठ गए। कार आगे बढ़ने लगी। राजवीर ने सामने बैठे ड्राइवर से कहा, हॉस्पिटल चलो। यह सुनते ही आर्विका तुरंत उनकी तरफ मुड़ी। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। यह फैसला डॉक्टर करेगा, तुम नहीं। मुझे हॉस्पिटल्स पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं है। आर्विका ने उनकी तरफ देखा। फिर भी जा रहे हैं? क्योंकि इस बार तुम इंजर्ड हो। लेकिन डॉक्टर जेट में ट्रीटमेंट कर चुके हैं। फिर भी प्रॉपर टेस्ट्स होंगे। आर्विका ने हल्का मुंह बनाया। आप जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हैं। इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे हिसाब से शायद नहीं। और आपके हिसाब से? राजवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें छोटी सी चोट भी लगे तो वो ज्यादा है। और तुम बच्चों की तरह बहस करना बंद करो। आर्विका बोली, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तुम 14 साल की हो। एज से कुछ प्रूफ नहीं होता। ड्राइवर ने सामने देखते हुए मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। राजवीर ने गहरी सांस ली। मेरे बेटों ने भी मुझसे इतनी बहस नहीं की। आर्विका ने तुरंत जवाब दिया, तो शायद उन्हें आपकी बातों से प्रॉब्लम नहीं होती होगी। राजवीर हल्का मुस्कुराए। बहुत हल्की मुस्कान, लेकिन असली। उधर बाहर से शांत दिखते हुए भी उनके मन में कई बातें चल रही थी। अगर यही चोट मेरे बेटों को लगती। मुझे याद नहीं आखिरी बार मैं किसी के लिए इतना परेशान कब हुआ था। वह खुद थोड़े हैरान थे। उन्होंने कभी किसी के लिए इतनी चिंता महसूस नहीं की थी, खुद अपने लिए भी नहीं। लेकिन आर्विका को घायल देखकर उन्हें सच में बेचैनी हो रही थी, मानो चोट उसे नहीं, उन्हें लगी हो। उन्होंने सोचा, शायद इसलिए क्योंकि यह उसकी बेटी है। उनके मन में अचानक अपनी पुरानी दोस्त की याद आई। अब से मैं इसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उन्होंने एक नज़र आर्विका पर डाली। वह बाहर देखने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। राजवीर के होठों पर फिर हल्की स्माइल आई। इतनी मैच्योर बनने की कोशिश करती है, लेकिन असल में अभी भी बच्ची ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, काश ये लड़की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। लेकिन जितना वह सोच रहे थे, उन्हें यह आइडिया उतना गलत नहीं लग रहा था। अगर यह मेरी बेटी बन जाए तो कोई इसे छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उनकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यह मेरी बेटी बन जाए तो शायद कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करे। फिर देखते हैं इसे कौन नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसी पल उनके मन में एक और ख्याल आया, अगर यह मेरी बेटी बन जाए तो शायद पहली बार मुझे किसी को खोने का डर होगा। दूसरी तरफ आर्विका पूरी तरह इन बातों से अनजान थी।
वह बस मन ही मन चिड़ी हुई बैठी थी। हर समय बच्ची बच्ची, उसने गुस्से में सोचा। अगर इन्हें मेरे पिछले जन्म के बारे में पता चले तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इस समय वह सच में एक बच्ची जैसी ही लग रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए आर्विका ने पूछा, क्या अमेरिका में भी लोग आपसे डरते हैं? राजवीर हल्का मुस्कुराए। थोड़ा ज्यादा। अच्छा है। क्यों? फिर कोई आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें मेरी काफी चिंता होने लगी है। आर्विका तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। गलतफहमी मत रखिए। करीब 20 मिनट बाद कार न्यूयॉर्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक के सामने जाकर रुकी। हॉस्पिटल किसी लक्जरी होटल से कम नहीं लग रहा था। पूरी बिल्डिंग ग्लास की बनी हुई थी और सिक्योरिटी बेहद टाइट थी। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा और डोर खोला। राजवीर बाहर आए। फिर उन्होंने बाकी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। तुम लोग बाहर ही रहो। जी, बॉस। असल में राजवीर समझ चुके थे कि आर्विका को बहुत सारे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। चल पाओगी? हाँ, श्योर। आर्विका ने हल्की इरिटेशन से कहा। मैं घायल हूं, टूटी नहीं हूं। राजवीर के होठों पर हल्की स्माइल आ गई। फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। फिर भी आर्विका उनके हाथ को देखती रही। फिर धीरे से उसने उनका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां राजवीर के हाथ से टकराईं, उसे अचानक एक अजीब सी फीलिंग हुई। सेफ, प्रोटेक्टेड। मानो पहली बार कोई उसके साथ खड़ा हो। यह एहसास उसके लिए नया था। बचपन से उसने कभी पिता का प्यार महसूस नहीं किया था। विकास हमेशा काम में बिजी रहता था। और पिछले जन्म में जब उसे अपनी माँ के साथ हुए बिट्रेल के बारे में पता चला, तब उसके अंदर उसके लिए बची हुई आखिरी फीलिंग्स भी खत्म हो गई थी। मरने से पहले जब उसे यह सच पता चला कि उसका और विकास का खून का रिश्ता तक नहीं है, तब भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन उसने अपने असली पिता को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक सवाल था। अगर वह सच में अच्छे इंसान होते, तो माँ और मैं उस हालत में क्यों होते? लेकिन इस समय राजवीर का हाथ पकड़कर उसे पहली बार किसी पिता जैसी वार्मथ महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू आने लगे। वह खुद इस फीलिंग से कंफ्यूज थी। तुरंत उसने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि राजवीर उसकी आंखें ना देख सकें। लेकिन राजवीर फिर भी उसकी चुप्पी नोटिस कर चुके थे। दर्द बढ़ गया? आर्विका ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, राजवीर ने कहा। अब से तुम्हें अकेले सब हैंडल करने की जरूरत नहीं है। फिर बिना कुछ पूछे बस उसका हाथ थोड़ा और मजबूती से पकड़ लिया। और पहली बार आर्विका को लगा कि शायद वह अब सच में अकेली नहीं है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक सवाल जिंदा था। अगर माँ की मौत के पीछे राजवीर ही हुए तो? रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, चैप्टर 13 रैज्यादा मेंशन में पहली एंट्री। राजवीर सावधानी से आर्विका को सहारा देते हुए अस्पताल के डॉक्टर के केबिन से बाहर ले आए। उसके कंधे पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और भले ही दर्द पहले से कम था, लेकिन शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। आर्विका का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसे इतना कमजोर समझे। राजवीर ने उसकी हालत देखी, लेकिन कुछ बोला नहीं। बस चलते समय उसकी पकड़ थोड़ी और संभाल दी ताकि कंधे पर जोर न पड़े।
दोनों पार्किंग की तरफ पहुंचे, जहां एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। एक बॉडीगार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला। धीरे, राजवीर ने हल्की आवाज में कहा। आर्विका पहले अंदर बैठ गई। उसके बाद राजवीर भी बैठ गए। दरवाजा बंद हुआ और कार धीरे धीरे चल पड़ी। कार के अंदर कुछ मिनटों तक दोनों के बीच चुप्पी रही। आर्विका ने खिड़की की तरफ चेहरा कर लिया। बाहर न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतें और चमकती सड़कें तेजी से पीछे जा रही थी। राजवीर ने चुप्पी तोड़ी। 2-3 दिन आराम करना होगा, उसने शांत आवाज में कहा। आर्विका ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मुझे पता है। राजवीर की नजर उसके बंधे हुए कंधे पर गई। ज्यादा हाथ मत हिलाना। तुम्हें हर बात में बहस करने की आदत है, लेकिन इस बार बात तुम्हारी सेफ्टी की है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझ रहा। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं करता। डॉक्टर की बात मानो। आर्विका ने धीमे से बड़बड़ाया। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूं। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी संभाल सकती हूं। आप हर किसी को कंट्रोल करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं। अगर मैं सच में इतनी कमजोर होती, तो आप इतनी चिंता भी नहीं करते। आप मुझे बचा रहे हैं या किसी वजह से रोक रहे हैं? राजवीर ने यह बात सुन ली, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। बस उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जो उससे बहस करे। हर कोई या तो डरता था या आदेश मानता था, लेकिन यह लड़की उससे बहस भी करती थी और जवाब भी देती थी। राजवीर सीट पर पीछे झुक गया। उसकी नजर लगातार आर्विका पर थी, जो बाहर देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं इसे लेकर इतना सावधान क्यों हूं? ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है। लेकिन उसका मन खुद इस जवाब से सहमत नहीं था। आर्विका भी खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रही थी, ये मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर सिर्फ इलाज की बात होती तो मैं अकेली भी जा सकती थी। तो फिर ये मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? उसकी आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। वह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती थी, न पिछली जिंदगी में और न अब। करीब 25 मिनट बाद कार धीमी हुई। एक बहुत बड़ा लोहे का गेट अपने आप खुल गया। कार अंदर दाखिल हुई और जैसे ही आर्विका ने बाहर देखा, वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। आर्विका ने एक पल के लिए विशाल इमारत को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी तो नहीं थी, लेकिन आंखों में हल्की जिज्ञासा जरूर दिखाई दी। पिछले जन्म में उसने कई आलीशान जगहें देखी थीं, फिर भी इस जगह की सुरक्षा और भव्यता अलग थी। पूरा मेंशन किसी महल जैसा लग रहा था। सफेद विशाल इमारत, कांच की चमकती खिड़कियां, चारों तरफ खूबसूरत बाग और हर जगह सुरक्षा गार्ड्स। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोला। राजवीर पहले बाहर निकला, फिर उसने आर्विका को सहारा देकर बाहर आने दिया। धीरे, उसने फिर कहा। आर्विका ने हल्का सा इग्नोर करते हुए खुद चलने की कोशिश की। मैं खुद चल सकती हूँ। राजवीर ने बहस नहीं की, लेकिन वह उसके साथ साथ चलता रहा। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, पूरा हॉल शांत था। महंगा इंटीरियर, गोल्डन लाइटिंग, शाही माहौल और बीच में सोफे पर बैठी एक महिला। उम्र करीब 43 साल। सुंदर चेहरा, शांत लेकिन मजबूत व्यक्तित्व। नीले रंग की साड़ी में वह बेहद सादगी और रॉयल अंदाज में बैठी थी। यह थी रिधि रैजादा,
राजवीर की पत्नी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी नजरें तेज थी। जैसे ही उन्होंने राजवीर को देखा, वह उठ खड़ी हुईं। फिर उनकी नजर धीरे धीरे आर्विका पर गई। राजवीर, ये कौन है? उन्होंने शांत आवाज में पूछा। राजवीर ने जवाब दिया, ये आर्विका है, और अब से ये हमारे साथ रहेगी। हॉल में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। रिधि की आंखों में हल्की हैरानी थी। हमारे साथ? उन्होंने धीरे से पूछा। राजवीर ने सिर हिला दिया। हाँ। फिर उसने नौकर की तरफ देखा। 4th फ्लोर वाला कमरा तैयार है ना? हाँ सर, नौकर ने तुरंत जवाब दिया। इसे वहां ले जाओ। राजवीर ने आर्विका की तरफ देखा। जाओ, आराम करो। डॉक्टर ने ज्यादा हाथ हिलाने से मना किया है। आर्विका ने हल्का सा मुंह बनाया। मुझे पता है। फिर वह धीरे से मुड़ी। मैं बच्ची नहीं हूं। और उसी अंदाज में, थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए वह ऊपर चली गई। जैसे ही आर्विका ऊपर गई, राजवीर वहीं खड़ा रहा। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत हल्की, लेकिन असली, क्योंकि उसके घर में पहली बार कोई ऐसा आया था जो उससे डरता नहीं था, जो उसकी बातों को बिना सवाल नहीं मानता था, जो उसे बॉस नहीं, इंसान की तरह जवाब देता था। उसने मन ही मन सोचा, इस घर में पहली बार कोई है जो मुझे, राजवीर, समझता है, सिर्फ बॉस नहीं। फिर उन्होंने अपनी फिस्ट थोड़ी टाइट की। नहीं, इमोशंस वीक बनाते हैं। लेकिन अगला ही पल उनकी आंखें सॉफ्टन हो गईं। फिर भी, इसे सेफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर अपने कमरे में पहुंचकर आर्विका चारों तरफ देखने लगी। कमरा बड़ा, सुंदर और बहुत आरामदायक था, लेकिन उसे इन चीजों में कोई रुचि नहीं थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और हाथ बांध लिए। ये लोग मुझे बच्ची समझ रहे हैं, उसने हल्का गुस्से में सोचा। उसने अपने घायल कंधे को देखा। हल्का दर्द अभी भी था। वह खुद से बड़बड़ाई, अगर मैं वीक दिखती रही तो लोग मुझे कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हुआ। पता नहीं मैं यहाँ सुरक्षित हूँ या किसी बड़े खेल का हिस्सा, लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक नई भावना धीरे धीरे जन्म ले रही थी। सुरक्षा, अपनापन और एक अजीब सी शांति। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, चैप्टर 14, नई शुरुआत, पुराने राज। आर्विका के ऊपर जाने के बाद हॉल में कुछ देर तक शांति छाई रही। रिधि वहीं खड़ी थी। उनकी नजर सीढ़ियों की तरफ थी, जहां कुछ पल पहले आर्विका गई थी। वह लड़की उन्हें अजीब लगी थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अचानक इस घर में आ गई थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि राजवीर उसके साथ अलग तरह का व्यवहार कर रहे थे। इतने सालों में उन्होंने राजवीर को बहुत करीब से देखा था। वह हमेशा शांत रहते थे, न ज्यादा गुस्सा दिखाते थे, न ज्यादा प्यार। यहाँ तक कि अपने बेटों के साथ भी उनका व्यवहार काफी संयमित रहता था। वह उनकी हर जरूरत पूरी करते थे, लेकिन खुलकर भावनाएं दिखाने वाले इंसान नहीं थे। लेकिन आज आर्विका के लिए उनकी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जब वह घायल कंधे के साथ चल रही थी, तब राजवीर बार बार ध्यान रख रहे थे कि उसे तकलीफ न हो। यह बात रिधि की नजरों से नहीं बची थी। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने राजवीर की तरफ देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है?
राजवीर ने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोले, कुछ दिनों पहले उसकी माँ की मौत हो गई और अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। राजवीर की आवाज हमेशा की तरह शांत थी। उसने मेरी जान बचाई थी और अब से उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ जिम्मेदारी? रिधि ने हल्का भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आप किसी को भी इस घर में नहीं लाते, राजवीर। इसलिए मैं पूछ रही हूं। राजवीर कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, आज से आर्विका इस घर की जिम्मेदारी है और मेरे लिए वह मेरी बेटी से कम नहीं होगी। यह सुनकर रिधि थोड़ी हैरान हुई। बेटी? राजवीर ने अपने मुंह से यह शब्द बहुत कम कहा था। रिधि ने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। ठीक है, उन्होंने आखिर कहा। राजवीर ने सिर हिलाया। मैं अपने स्टडी रूम में हूं। कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं। यह कहकर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। रिधि की सोच। राजवीर के जाने के बाद रिधि वहीं सोफे पर बैठ गई। उनके मन में कई सवाल थे। वह लड़की आखिर है कौन? और राजवीर उसके बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन वह राजवीर को अच्छी तरह जानती थी। जब तक वह खुद न चाहे, उनसे कोई बात निकलवाना लगभग असंभव था। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली। जब सही समय आएगा, वह खुद बता देंगे। फिर भी उन्हें यह मानना पड़ा कि आज उन्होंने राजवीर को पहले से अलग देखा था। उधर राजवीर अपने स्टडी रूम में पहुंच चुके थे। कमरा हमेशा की तरह शांत था। दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं। एक तरफ बड़ी ग्लास विंडो थी, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। राजवीर धीरे धीरे विंडो के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ पल तक वह बाहर देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर थोड़ी पुरानी थी, लेकिन उसे बेहद संभाल कर रखा गया था। राजवीर की नजर तस्वीर पर टिक गई। पहली बार उनकी आंखों में ऐसे भाव दिखाई दिए जो शायद उनकी पत्नी और बेटों ने भी कभी नहीं देखे थे। दर्द, पछतावा और एक अधूरापन। राजवीर कई मिनट तक तस्वीर को देखते रहे। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं वादा निभाऊंगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने तस्वीर को वापस उठाया और स्टडी रूम के एक गुप्त लॉकर में रख दिया। लॉकर बंद होते ही उनके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। फिर से वही ठंडा और शांत राजवीर लौट आया। राजवीर ने अपना फोन निकाला। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखते रहे। फिर एक नंबर डायल किया। स्क्रीन पर एक नाम चमका, रेयांश। फोन की घंटी बजने लगी। एक बार, दो बार, और दूसरी रिंग के बाद कॉल उठ गया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसमें अजीब सी गंभीरता थी। राजवीर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम कहाँ हो? कल सुबह मुझे तुम मेंशन में चाहिए। फोन के दूसरी तरफ फिर कुछ पल चुप्पी रही। आखिरकार वही गहरी आवाज सुनाई दी, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और बिना कुछ और कहे कॉल कट गया। राजवीर ने धीरे से फोन नीचे कर लिया। उनकी नजरें फिर शहर की रोशनी पर टिक गईं। दूसरी तरफ उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक युवा लड़का एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी।
उसके हाथ में अभी भी फोन था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर धीरे से फोन जेब में रख लिया। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उनके पीछे कई रहस्य छिपे हुए थे। शायद वह खुद भी नहीं जानता था कि रैजादा मेंशन लौटना उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। उसकी नज़र शहर की रोशनियों पर नहीं, बल्कि हाथ में पकड़ी पुरानी चेन पर थी। वही चेन जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। मैंशन, उसने धीरे से कहा। काफी समय हो गया वहां गए हुए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसी समय ऊपर अपने कमरे में बैठी आर्विका खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी फिर बदलने वाली है। न ही उसे पता था कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, कोई ऐसा जो उसके भविष्य से गहराई से जुड़ा होगा। और आर्विका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के साथ ही पुराने रहस्य भी जागने वाले थे। और उनमें से एक रहस्य का नाम था रेयांश। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, चैप्टर 15, कोड्स और रहस्यों की रानी। स्टडी रूम में बैठे राजवीर कुछ देर तक अपने फोन की स्क्रीन को देखते रहे। रेयांश के साथ हुई छोटी सी बातचीत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में कई बातें चल रही थी। उन्होंने धीरे से फोन टेबल पर रखा और खिड़की के बाहर देखने लगे। शहर की ऊंची इमारतें और दूर तक फैली रोशनियां दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब से उसकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है, रेयांश। किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज में आदेश भी था और चिंता भी। इसके बाद उन्होंने अपने सामने रखी ऑफिस की फाइलें उठाईं। पिछले 2 दिनों से कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। कल हुए हमले और अस्पताल के चक्कर में उन्हें काम देखने का समय ही नहीं मिला था। राजवीर ने गहरी सांस ली और पूरी तरह काम में लग गए। उधर दूसरी तरफ दोपहर के लगभग 1 बज चुके थे। आर्विका अभी अभी नहाकर फ्रेश हुई थी। उसने आरामदायक कपड़े पहन लिए थे और अपने लंबे बालों को तौलिए से सुखा रही थी। कमरे की बड़ी-बड़ी खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। कमरा बेहद शानदार था, लेकिन आर्विका का ध्यान इन सब चीजों पर नहीं था। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के गार्डन को देख रही थी। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्विका ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक महिला नौकरानी खड़ी थी। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस आर्विका, मैडम ने आपके लिए लंच भेजा है। आर्विका ने हल्का सा सिर हिलाया। नौकरानी ट्रे अंदर लेकर आई और टेबल पर रख दी। फिर विनम्रता से बोली, मैडम ने कहा है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें या उन्हें बता सकती हैं। आपको किसी भी बात के लिए संकोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। नौकरानी मुस्कुराई और बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही आर्विका खाने की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रे का ढक्कन हटाया, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उबली हुई सब्जियां, सूप, सलाद और कम तेल वाला खाना। आर्विका कुछ सेकंड तक ट्रे को घूरती रही, फिर धीरे से बोली, क्या लोग सच में ये सब खुशी से खाते हैं? उसका मन तुरंत पिज्जा, बर्गर और मसालेदार खाने की तरफ चला गया। पिछली जिंदगी की कई यादें उसके दिमाग में उभर आईं। जब उसे ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था, वहां अक्सर बेस्वाद खाना मिलता था। कई बार तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता था।
उसी समय उसने खुद से वादा किया था कि जब वह सफल होगी तब अपनी पसंद की हर चीज खाएगी। लेकिन आज उसके सामने फिर वही हेल्दी खाना रखा था। आर्विका ने लंबी सांस ली। कोई बात नहीं, अभी के लिए यही सही है। पहले ताकत और पैसा, बाकी चीजें बाद में। यह सोचकर उसने जैसे तैसे खाना खत्म किया। खाना खाने के बाद वह बिस्तर के पास रखे अपने बैग के पास गई। उसने बैग खोला और अपना लैपटॉप बाहर निकाला। लैपटॉप ऑन होते ही उसकी आंखों का भाव बदल गया। अब वह पहले वाली नाराज लड़की नहीं लग रही थी। अब उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो उसकी पिछली जिंदगी में हुआ करता था। स्क्रीन पर तेजी से उसकी उंगलियां चलने लगी। कुछ ही मिनटों में वह एक डार्क वेब में साइफर क्वीन नाम से लॉग इन कर चुकी थी। उसने अपनी असली पहचान छिपाकर एक अलग प्रोफाइल खोली। यह वही पहचान थी जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में बनाया था। एक ऐसा नाम जिसे साइबर दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जो जानते थे वे उसकी क्षमताओं से परिचित थे। आर्विका ने उपलब्ध प्रोजेक्ट्स की सूची देखनी शुरू की। कई छोटे बड़े काम सामने थे। कुछ मिनट देखने के बाद उसकी नज़र एक बड़े साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर रुकी। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अपने नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना चाहती थी। इस हाई लेवल साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की फीस 20 करोड़ रुपए रखी गई थी। यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। कंपनी का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम खतरे में था और समय बहुत कम था। इसलिए इस काम की कीमत 20 करोड़ रखी गई थी। आर्विका के लिए यह मुश्किल नहीं था। आखिर अपनी पिछली जिंदगी में वह दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक हैकर्स में गिनी जाती थी। आर्विका की आंखों में रुचि दिखाई दी। यह काम दिलचस्प है। उसने तुरंत प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया। फिर अगले 2 घंटे तक वह पूरी तरह काम में डूब गई। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी। समय का उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। करीब 2 घंटे बाद उसने अंतिम कोड अपलोड किया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर संदेश आया, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके साथ ही भुगतान का नोटिफिकेशन भी दिखाई दिया। आर्विका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह रकम उसके भविष्य के हिसाब से बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन शुरुआत के लिए काफी थी। इस बार वह किसी के भरोसे नहीं रहने वाली थी। वह अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपना साम्राज्य खुद बनाएगी। उसने स्क्रीन को देखते हुए कहा, एक कदम पूरा हुआ। अब अगला कदम अपनी कंपनी बनाना है। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। इस जिंदगी में वह किसी पर निर्भर नहीं रहने वाली थी, न अपने पुराने परिवार पर, न किसी और पर। वह अपनी ताकत खुद बनाएगी। लेकिन लगातार कई घंटे काम करने के बाद उसके घायल कंधे में दर्द बढ़ने लगा। उसने धीरे से कंधे को छुआ। चेहरे पर हल्की सिकुड़न आ गई। शायद डॉक्टर सही कह रहे थे। फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुबह से लगातार भागदौड़ और काम के कारण वह काफी थक चुकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में चली गई। उधर नीचे रिधि अपने कमरे में बैठी थी। उनके मन में अब भी आर्विका को लेकर कई सवाल घूम रहे थे। आखिर वह लड़की कौन थी? और राजवीर उसके बारे में इतना कम क्यों बता रहे थे? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल तुरंत उठ गया। हेलो, मॉम, एक युवा आवाज सुनाई दी। रिधि ने बिना समय गवाए कहा, विवान, तुम अभी कहाँ हो? मॉम,
मैं अभी स्कूल में हूँ। सब ठीक है ना? तुम्हारे पापा घर लौट आए हैं। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर विवान बोला, अच्छा। रिधि ने आगे कहा, और आज शाम 7 बजे से पहले घर आ जाना। मुझे तुमसे और तुम्हारे भाई से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है? विवान ने पूछा। लेकिन रिधि ने सिर्फ इतना कहा, घर आ जाओ, फिर बताऊंगी। और बिना कुछ और कहे कॉल काट दिया। फोन रखते हुए उनकी नजर ऊपर चौथी मंजिल की तरफ गई, जहां इस समय आर्विका सो रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस लड़की के आने से रैजादा परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन यह बदलाव अच्छा होगा या बुरा, यह अभी कोई नहीं जानता था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को आज इस घर में पनाह मिली थी, वहीं आने वाले समय में पूरे रैजादा परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, चैप्टर 16, लिटिल सिस्टर और शोर मचाने वाला बंदर। शाम के ठीक 7 बजे थे जब आर्विका की नींद खुली। खिड़की के पर्दों से छनकर आती डूबते सूरज की नारंगी रोशनी कमरे में एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। आर्विका ने एक लंबी अंगड़ाई ली। कंधे में अभी भी हल्का दर्द था, लेकिन पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा था, और बिस्तर से उठकर सीधे बाथरूम की ओर चली गई। ठंडे पानी के शावर ने उसकी सारी थकान मिटा दी थी। शावर लेने के बाद उसने एक नरम सफेद बाथरोब पहना और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी गीली जुल्फों को देखा। वह वॉक इन क्लोसेट में गई। वहां कपड़ों का अंबार लगा था, लेकिन एक बात अजीब थी। अंदर कई तरह के नए कपड़े सलीके से रखे हुए थे, लेकिन उन्हें देखते ही उसका माथा सिकुड़ गया। क्या इन्हें लगता है कि मैं 5 साल की बच्ची हूँ? वहां रखे लगभग सभी कपड़े प्रिंसेस स्टाइल के थे। राजवीर ने उसके लिए जो भी इंतजाम किया था। अलमारी में ज्यादातर कपड़े हल्के रंगों वाले, प्यारे और प्रिंसेस स्टाइल के थे। आर्विका ने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। वह अपनी पिछली जिंदगी में वक्त से पहले ही मैच्योर हो गई थी, जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी। वहां वह एक किलिंग मशीन बन चुकी थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने और अपनी फैमिली के इशारों पर लोगों को खत्म करने में बीतता था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने खुद को एक सामान्य टीनेजर कब महसूस किया था। उसने न चाहते हुए भी एक क्यूट पिंक टी शर्ट और उसके साथ मैचिंग पिंक शॉर्ट्स निकाल कर पहन लिए। जब उसने आईने में खुद को देखा तो वह वाकई किसी परी जैसी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया, जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। अपने लुक को पूरा करने के लिए उसने एक प्यारा सा पिंक हेयरबैंड लगाया और पैरों में सफेद बनी वाले स्लीपर्स डाल लिए। वह दिख तो क्यूट रही थी, लेकिन अंदर से चिढ़ी हुई थी। फिर हल्का सा चेहरा बनाकर बोली, मैं किसी स्कूल की किंडरगार्टन स्टूडेंट लग रही हूँ। उसे लग रहा था कि यह सब उसकी असली शख्सियत के बिल्कुल उलट है। फिर भी उसने खुद को संभाला। उसे नीचे जाकर राजवीर से अपने स्कूल के बारे में बात करनी थी। वह जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती थी ताकि उसे इस घर की बंदिशों से थोड़ी आज़ादी मिल सके। दूसरी तरफ शहर की व्यस्त सड़कों पर एक काली चमचमाती कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कार की पिछली सीट पर एक 21 साल का बेहद हैंडसम नौजवान बैठा था। उसकी बनावट ऐसी थी जैसे किसी मूर्तिकार ने उसे बड़ी फुर्सत से तराशा हो। उसके चेहरे की बनावट बेहद आकर्षक थी। गहरी आंखें, साफ नैननक्श। वह कोई और नहीं, राजवीर और रिद्धि का बड़ा बेटा था। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी।
वह फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था। फोन के दूसरी तरफ शायद रिद्धि थी और उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। हाँ मॉम, बस 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। रास्ते में ही हूं, उसने गंभीर आवाज में कहा। मैंने रेयांश से भी कह दिया है, वह भी घर पहुंच रहा होगा। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उसने ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी और तेज चलाए। अपनी पीठ सीट से टिका दी और आंखें बंद कर ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज घर पहुंचकर उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी जिंदगी में काफी बदलाव लाने वाला था। इधर रायजादा मेंशन में आर्विका जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसकी नज़र सोफे पर बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह करीब 15 साल का था और अब भी स्कूल की यूनिफॉर्म में था। वह लड़का रिद्धि जी को बड़े प्यार से गले लगाकर बैठा था और उनसे बातें कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़र आर्विका पर पड़ी, रिद्धि जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन उस लड़के के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने अपनी माँ की बाह खींचते हुए पूछा, मॉम, यह लड़की कौन है? हमारे घर में यह नई मेहमान कौन है? रिद्धि जी ने अपने बेटे के सवाल को नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर आर्विका का हाथ थाम लिया। वह उसे प्यार से सोफे पर ले आई और बिठाते हुए पूछा, बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या कहीं दर्द हो रहा है? तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझे बता देना। आर्विका ने धीरे से अपना सिर हिलाया और एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया। उधर 15 साल का लड़का अब भी आर्विका को घूरे जा रहा था। आखिरकार उसने कहा, मॉम। कोई जवाब नहीं मिला। मॉम। फिर भी नहीं। वही लड़का जिसे सबने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, अब चिढ़कर अपना मुंह फुला चुका था। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मॉम, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। यह लड़की कौन है जिसके चक्कर में आप अपने सगे बेटे को ही भूल गईं? रिद्धि जी हंसी और बोली, विवान, थोड़ा तमीज से। यह आर्विका है और आज से यह हमारी फैमिली का हिस्सा है। यह तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, इसलिए अब से तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। क्या? लड़का लगभग उछल पड़ा। मेरी बहन? उसका चेहरा देखने लायक था। लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? और वो भी एक ही दिन में। यह विवान रायजादा था, राजवीर का छोटा बेटा। वह 11वीं कक्षा का छात्र था और उसे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। विवान अपने स्वभाव में थोड़ा चंचल और शरारती था। वह अपनी माँ और भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने डैड, राजवीर, के सामने वह हमेशा थोड़ा सीरियस रहता था। राजवीर के अंडरवर्ल्ड और बिजनेस के कामों की व्यस्तता के कारण विवान और उनके बीच एक फासला था, जिसे वह कभी भर नहीं पाया था। विवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। बहन? मतलब अचानक से एक ही दिन में मेरी 14 साल की छोटी बहन पैदा हो गई? यह कैसे मुमकिन है? रिद्धि जी ने उसे थोड़ा सख्त लहजे में टोका, विवान, ठीक से व्यवहार करो। विवान ने हार मानते हुए हाथ खड़े कर दिए और आर्विका की तरफ मुड़कर बोला, ओके, ओके। तो मेरी लिटिल सिस्टर। विवान ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मेरा नाम विवान रैजादा है। और तुम्हारा? आर्विका ने उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, आर्विका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे विवान की हरकतें किसी छोटे बच्चे या किसी बेवकूफ की तरह लग रही थी। आर्विका, जो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के बीच रह चुकी थी, उसके लिए विवान का यह बचपना बड़ा अजीब था।
उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ और चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, वैसे मुझे यह नहीं पता था कि तुम बेवकूफ होने के साथ साथ बहरे भी हो। आंटी ने अभी तो मेरा नाम बताया था। फिर बिल्कुल सीधे चेहरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि इस घर में एक शोर मचाने वाला बंदर भी रहता है। विवान को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह सन्न रह गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह एशिया के सबसे अमीर और ताकतवर इंसान के बेटे को इडियट कहे। लोग उसके सामने झुककर बात करते थे और यहाँ यह छोटी सी लड़की उसका खुलेआम मजाक उड़ा रही थी। रिद्धि जी, जो यह सब देख रही थी, अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। उन्हें अच्छा लग रहा था कि कोई तो है जो विवान की बोलती बंद कर सकता है। आर्विका की हाजिर जवाबी ने घर के भारी माहौल को हल्का कर दिया था, लेकिन विवान के लिए यह उसकी इज्जत का सवाल बन गया था। विवान ने अविश्वास से अपनी माँ को देखा। मॉम, आपने सुना? रिद्धि अब हंस पड़ी। सुना? और आपको कुछ कहना नहीं है? नहीं। विवान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पहली बार कोई ऐसे जवाब दे रहा था। यह लड़की उसे देखकर बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थी, उल्टा उसका मजाक उड़ा रही थी। उधर आर्विका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ उनकी पहली मुलाकात थी और आने वाले दिनों में आर्विका और विवान की यह नोकझोंक पूरे रैजादा मेंशन का सबसे मनोरंजक हिस्सा बनने वाली थी। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, चैप्टर 17। खड़ूस, कंजूस और अंडरवर्ल्ड का राजा। आर्विका और विवान के बीच अभी बहस चल ही रही थी कि तभी मेंशन के मुख्य द्वार के खुलने की भारी आवाज गूंजी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वहां से एक लंबा, गबरू जवान अंदर आ रहा था। यह वीर रायजादा था, विवान का बड़ा भाई। 21 साल की उम्र में वीर कॉलेज के आखिरी साल में था, लेकिन वह केवल एक छात्र नहीं था। वह अपने पिता के विशाल बिजनेस साम्राज्य को संभालने में हाथ बंटाता था। वीर का व्यक्तित्व अपने पिता राजवीर जैसा ही था, बेहद ठंडा, कोल्ड, गंभीर और कड़क। उसका चेहरा किसी पत्थर की तराशी हुई मूर्ति जैसा था, जिस पर कोई भावना आसानी से नहीं झलकती थी। उसे बिजनेस की दुनिया का उभरता हुआ शहंशाह माना जाता था, लेकिन पर्दे के पीछे वह अंडरवर्ल्ड में भी एक गहरी साख रखता था। विवान, जो अब तक आर्विका से लड़ रहा था, अपने बड़े भाई को देखते ही खिल उठा। वह उछलकर सोफे से खड़ा हुआ और भागकर वीर से लिपट गया। भाई, आई मिस यू सो मच। आप पिछले 2 महीनों से घर नहीं आए। आपको पता है मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। आपने एक बार भी कॉल नहीं किया। क्या आपको अपने छोटे भाई की बिल्कुल याद नहीं आती? आप इतने बिजी कैसे हो सकते हैं? विवान के सवालों की बौछार सुनकर वीर के माथे पर हल्की सी शिकन आई। उसने शांति से विवान को खुद से अलग किया और ठंडी आवाज में बोला, विवान, अब तुम बच्चे नहीं हो। अपनी हरकतों में थोड़ा सुधार लाओ। वीर ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे अपनी माँ रिद्धि जी की ओर बढ़ा। वीर के लिए दुनिया में सबसे अहम उसकी माँ थी। उसने रिद्धि जी को गले लगाया। माँ की बाहों में वह थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। जब वीर अपनी माँ से अलग हुआ, तो उसकी नजर सामने बैठी आर्विका पर पड़ी। आर्विका अपनी चमकीली, हेजल आँखों से उसे बड़े गौर से देख रही थी। गुलाबी कपड़ों और खरगोश वाले स्लीपर्स में वह इतनी मासूम लग रही थी कि वीर जैसे पत्थर दिल इंसान के चेहरे पर भी एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान आ गई। आर्विका वाकई बहुत प्यारी थी। दूसरी तरफ आर्विका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
वह मन ही मन सोच रही थी, तो यह है वीर रायजादा। पिछली जिंदगी में इसके बारे में सुना था कि राजवीर रायजादा का बेटा अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक और बेरहम है। वह इंसान जो बिना पलक झपकाए किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, जिसे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कहा जाता है, जिसने हजारों लोगों का खून बहाया है। वह इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। वाकई दिलचस्प है। विवान ने जब देखा कि उसका सख्त भाई उस लड़की को देख रहा है, तो उसने बिना किसी के कहे अपना ज्ञान देना शुरू किया। भाई, यह आर्विका है, हमारी 14 साल की नई बहन, जो अचानक एक ही दिन में बड़ी होकर हमारे घर आ गई है। विवान की इस बेवकूफ़ी भरी बात पर सबने उसे घूर कर देखा। आर्विका ने तो उसे अपनी उन गहरी आंखों से ऐसे देखा जैसे वह उसे वहीं भस्म कर देगी। वीर ने भी विवान को एक अजीब निगाह से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। राजवीर रायजादा नीचे उतर रहे थे। ओह! नके आते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। उनका ऑरा इतना शक्तिशाली था कि हर कोई सावधान हो गया। उन्होंने आर्विका की तरफ देखा और थोड़ी नरम आवाज में पूछा, आर्विका, क्या तुम अब ठीक महसूस कर रही हो? पहले डिनर कर लो, उसके बाद डॉक्टर आकर तुम्हारी बैंडेज बदल देंगे। आर्विका ने संक्षिप्त में ओके कहा। तभी एक नौकर ने आकर सूचना दी, मैम, डिनर टेबल पर लगा दिया गया है। रिद्धि जी ने सबको आवाज दी, चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। वीर ने मना करते हुए कहा, मॉम, मुझे भूख नहीं है। मैं थक गया हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी गंभीरता लौट आई थी। लेकिन रिद्धि जी ने उसकी एक न सुनी। वीर, तुम 2 महीने बाद घर आए हो। आज पूरी फैमिली साथ में डिनर करेगी। चलो चुपचाप। वीर अपनी माँ की बात कभी नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। राजवीर जी हेड चेयर पर बैठे। ओह! नके दाहिनी तरफ रिद्धि जी, वीर और विवान बैठे। राजवीर ने आर्विका को अपनी लेफ्ट और बैठने का इशारा किया। आर्विका तो मन बना चुकी थी कि वह सबसे दूर वाली कुर्सी पर जाकर बैठेगी ताकि शांति रहे, लेकिन उसे मजबूरन राजवीर के बगल में बैठना पड़ा। जैसे ही नौकरों ने खाना परोसना शुरू किया, आर्विका का चेहरा उतर गया। टेबल पर सारा खाना हेल्दी था, उबली हुई सब्जियां, सूप और बहुत ही सादा भोजन। आर्विका को ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे जहर खिलाया जा रहा हो। उसके अजीबोगरीब चेहरे को देखकर रिद्धि जी मुस्कुराईं और पूछा, आर्विका, क्या तुम्हें कुछ और खाना है जो तुम्हें पसंद हो? आर्विका ने तुरंत उम्मीद के साथ हाथ में सिर हिलाया। इससे पहले कि रिद्धि जी कुछ कहतीं, राजवीर की भारी और सख्त आवाज गूंजी, आर्विका, तुम्हें यही खाना होगा। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि तुम्हारी रिकवरी के लिए हेल्दी खाना जरूरी है। आर्विका को गुस्सा आ गया। उसने राजवीर को घूरते हुए कहा, इतने बड़े बिजनेसमैन होने का क्या फायदा जब आप मुझे ढंग का खाना तक नहीं खिला सकते? आप बहुत खड़ूस हैं और कंजूस भी। डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। नौकरों के हाथ रुक गए। विवान और वीर की आंखें फटी रह गईं। रायजादा परिवार में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि राजवीर से इस लहजे में बात करे। विवान उनसे डरता था, वीर उनके जैसा ही गंभीर था। लेकिन यह छोटी सी लड़की उन्हें उनके मुंह पर कंजूस कह रही थी। विवान का पानी लगभग गले में अटक गया। इसने अभी डैड को कंजूस कहा। राजवीर खुद हैरान थे। वह सोचने लगे, खड़ूस तो ठीक है,
लेकिन कंजूस। इस लड़की को पता भी है कि मैं 1 महीने में 100 करोड़ भी उड़ा दूं, तो भी मेरी जायदाद 1000 साल तक खत्म नहीं होगी। और यह मुझे कंजूस कह रही है। अभी यह तमाशा चल ही रहा था कि अचानक मेंशन का मुख्य दरवाजा फिर से खुला। एक युवक अंदर आया। उसकी मौजूदगी ही कमरे का माहौल बदल देने के लिए काफी थी। जिसके नैनंक्ष किसी ग्रीक गॉड जैसे थे। वह इतना हैंडसम था कि कोई भी उसे देखते ही प्यार में पड़ जाए। लेकिन उसके चारों तरफ का माहौल बेहद खौफनाक था। उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वह सीधे नर्क से निकलकर आया हो। उसका ऑरा राजवीर से भी ज्यादा ताकतवर और डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो वह हजारों लाशों के ऊपर से चलकर यहाँ पहुंचा हो। जैसे ही आर्विका की नजर उस पर पड़ी, उसके हाथ से चम्मच छूट गया। वह बुरी तरह चौंक गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात कौंधी, यह यहाँ कैसे? यह तो मुमकिन ही नहीं है। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, चैप्टर 18। रेयांश कपूर की एंट्री। आर्विका की आंखों के सामने जो मंजर था, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। वह जड़वत खड़ी थी, मानो उसके शरीर में खून का संचार रुक गया हो। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिसे उसने पिछली जिंदगी में एक यमराज के रूप में देखा था। यह यहाँ कैसे हो सकता है? आर्विका ने मन ही मन चीखते हुए खुद से पूछा। उसकी नजरों के सामने जो नौजवान खड़ा था, वो कोई और नहीं, रेयांश कपूर था। पिछली जिंदगी की यादें एक पुरानी फिल्म की तरह आर्विका के दिमाग में दौड़ने लगी। वही रेयांश कपूर जिसके नाम से पूरी बिजनेस दुनिया कांपती थी। रेयांश कपूर, वो नाम जिससे रायजादा कॉरपोरेशन के दिग्गज भी थर-थर कांपते थे। वो इकलौता इंसान था जिसने रायजादा साम्राज्य की नींव हिला दी थी। वो रायजादा परिवार से भी ज्यादा शक्तिशाली और बेरहम था। पिछली जिंदगी में अगर कोई रायजादा कॉरपोरेशन को टक्कर देने की ताकत रखता था, तो वह सिर्फ एक इंसान था, रेयांश कपूर। न सिर्फ टक्कर देता था, बल्कि कई बार उसने रायजादा ग्रुप को भारी नुकसान भी पहुंचाया था। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में आर्विका ने सुना था कि रेयांश 30 साल वह एक अकेला और खूंखार भेड़िया था, जिसकी मौत एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में हो गई थी। आर्विका को याद आया कि कैसे रेयांश की मौत के बाद रायजादा परिवार फिर से सत्ता में लौट आया था और कपूर इंडस्ट्रीज को किसी अनजान ताकत ने मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन आज वह खूंखार दुश्मन राजवीर के सामने एक वफादार की तरह खड़ा था। तभी रेयांश को महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत गहराई से घूर रहा है। उसने अपनी गहरी काली आंखें घुमाईं और उसकी नजर सीधे आर्विका की हेजल आंखों से जा टकराई। रेयांश जैसा सख्त इंसान भी एक पल के लिए ठहर गया। भले ही आर्विका अभी सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन उसकी उन मासूम आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसके चब्बी चीक्स और मासूमियत उसे बेहद क्यूट बना रहे थे। रेयांश को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस छोटी सी लड़की की आंखों में क्यों खोता जा रहा है। उसे आर्विका की खूबसूरती और उसकी सादगी ने एक पल के लिए सम्मोहित कर दिया था। रेयांश। राजवीर की ठंडी और भारी आवाज ने कमरे का सन्नाटा तोड़ा। रेयांश झटके से होश में आया। उसने तुरंत अपनी नजरें आर्विका से हटाईं और राजवीर की तरफ देखा। जी बॉस, आपने मुझे बुलाया था? रेयांश ने पेशेवर अंदाज में पूछा। राजवीर ने आर्विका के ठीक बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। यहाँ बैठ जाओ। पहले सब मिलकर डिनर करेंगे, काम की बातें बाद में होंगी। आर्विका का दिल जोर से धड़का। क्या यह मेरे बगल में बैठेगा?
उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी टाइम बम के बगल में बैठने जा रही हो। रेयांश बिना कुछ कहे आर्विका के पास वाली सीट पर बैठ गया। उसके शरीर से आती परफ्यूम की खुशबू आर्विका की धड़कने बढ़ा रही थी। सब लोग खाना शुरू करो, राजवीर ने हुक्म दिया और फिर आर्विका की तरफ मुड़कर बोले, और तुम भी चुपचाप अपना डिनर खत्म करो। आर्विका ने चिढ़कर अपना मुंह बनाया। उसे भूख तो बिल्कुल नहीं थी, ऊपर से इस मौत के सौदागर के बगल में बैठकर खाना खाना उसे किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। उसने बेमन से चम्मच उठाया और खाने को प्लेट में यहाँ-वहाँ घुमाने लगी। कभी वह सूप तो कभी सैलड को ऐसे देखती जैसे उनमें जहर मिला हो। उसकी इन हरकतों को देखकर टेबल पर मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। विवान अपनी हंसी दबा रहा था। वहीं रेयांश भी थोड़ा हैरान था। उसने दुनिया में बड़े-बड़े बिजनेस टाइकून को डराया था, लेकिन इस छोटी सी लड़की के चेहरे के हाव-भाव उसे बहुत क्यूट लग रहे थे। उसे आर्विका की तरफ एक अनजाना अट्रैक्शन महसूस हो रहा था, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। आर्विका वह ऐसे चेहरे बना रही थी जैसे कोई उसे सजा दे रहा हो। पहले उसने सूप देखा, फिर सलाद, फिर उबली सब्जियां, और फिर उसने दुखी होकर आसमान की तरफ देखा। भगवान, मैंने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था? विवान की हंसी छूट गई। इतना भी बुरा नहीं है। आर्विका ने उसकी तरफ घूरा। तुम चुप रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी राय की किसी ने मांग नहीं की। विवान का चेहरा उतर गया। रिद्धि हंसने लगी। विवान ने दुखी होकर कहा, मॉम, यह लड़की मुझे हर 5 मिनट में बेइज्जत क्यों कर रही है? रिद्धि ने आराम से जवाब दिया, क्योंकि तुम हर 5 मिनट में कुछ न कुछ बोल देते हो। वीर ने शांत स्वर में कहा, थोड़ा कम बोला करो। आप भी? विवान को लगा आज पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया है। जैसे तैसे डिनर खत्म हुआ। माहौल अब थोड़ा गंभीर होने वाला था। सब लोग हॉल में सोफे पर बैठ गए। राजवीर का चेहरा अब पूरी तरह संजीदा हो चुका था। आज से आर्विका हमारे साथ रहेगी, राजवीर ने घोषणा की। वह इस घर में मेरी बेटी की तरह रहेगी। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे वीर की तरफ देखा। वीर, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? वीर के दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। वह अपने पिता को बहुत अच्छे से जानता था। राजवीर रायजादा कोई दयालु इंसान नहीं थे जो सड़क चलते किसी बच्चे को अपनी बेटी बना ले। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। लेकिन वह जानता था कि अभी सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है। अगर राजवीर अभी नहीं बताना चाहते, तो कोई उनसे जवाब नहीं निकलवा सकता। नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीर ने सधे हुए शब्दों में कहा। अब राजवीर की तीखी नजरें छोटे बेटे विवान पर टिकी। विवान तुरंत सीधा बैठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अदालत में जज उसकी तरफ देख रहा हो। राजवीर की नजरें साफ कह रही थी, सोच समझकर जवाब देना। उनकी आंखें कह रही थी, अगर तुमने एक शब्द भी खिलाफ बोला, तो मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम कोई और मुसीबत खड़ी कर सको। विवान को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके गले पर किसी ने तलवार रख दी हो। वह बुरी तरह हकलाने लगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैड। जैसा आपने कहा, वैसा ही होगा। विवान ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ा एग्जाम पास कर लिया हो। राजवीर संतुष्ट दिखे। वह आगे कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी एक नन्ही सी लेकिन साफ आवाज गूंजी। पर मेरा स्कूल में एडमिशन कब तक होगा? आर्विका ने सीधे राजवीर की आंखों में देखकर पूछा।
हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। विवान की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इस लड़की में इतनी हिम्मत, डैड के सामने अपनी मांग रख रही है। आर्विका को पता था कि अगर उसे इस नई जिंदगी में रायजादा और कपूर जैसे दिग्गजों के बीच टिकना है तो उसे ताकत की जरूरत होगी। वह चुपचाप बैठकर घर की सजावट की वस्तु बनकर नहीं रहना चाहती थी। रेयांश ने एक बार फिर आर्विका की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब प्रशंसा की चमक थी। यह लड़की वाकई में दूसरों से अलग थी। आर्विका पूरी गंभीरता से बैठी थी। उसके लिए यह सवाल सबसे जरूरी था। राजवीर ने भौं उठाई। स्कूल? हाँ, तुम अभी घायल हो, लेकिन मैं ठीक हूं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। फिर बोले, 1 हफ्ते बाद। आर्विका, मुझे जल्दी स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि मैं पूरे दिन घर में बैठकर बोर हो जाऊंगी। तुम आराम कर सकती हो। बोरिंग? डॉक्टर से इलाज करवा सकती हो। सबसे ज्यादा बोरिंग। रिद्धि हंस पड़ी। विवान भी हंसने लगा। राजवीर ने माथा दबा लिया। उन्हें पहली बार समझ आ रहा था कि यह लड़की उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है। आर्विका की आंखें चमक उठीं। मतलब मैं स्कूल जा सकती हूं? नहीं। तो फिर ठीक है क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हारी बात समझ गया। और फैसला वही रहेगा। आर्विका ने मुंह फुला लिया। विवान फिर हंस पड़ा। इस बार आर्विका ने उसे घूरा। वह तुरंत चुप हो गया। राजवीर खड़े हुए। आज के लिए बस इतना ही। उन्होंने रेयांश की तरफ देखा। मेरे स्टडी में मिलना। जी। फिर उन्होंने आर्विका की तरफ देखा। और तुम डॉक्टर से बैंडेज बदलवाओगी? आर्विका ने तुरंत कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? राजवीर ने बिना भाव बदले जवाब दिया, तो मैं खुद डॉक्टर को तुम्हारे कमरे में भेज दूंगा। फिर आर्विका बोली, ठीक है। विवान फिर हंस पड़ा। पहली बार तुम्हारी हार हुई। चुप रहो। नहीं रहूंगा। फिर से बेइज्जत होना चाहते हो? मैं जा रहा हूं। यह कहकर विवान तुरंत सोफे से उठा और दूर भाग गया। रिद्धि हंस पड़ी। वीर ने सिर हिला दिया। और पहली बार कई महीनों बाद रायजादा मेंशन का माहौल थोड़ा खुशी भरा महसूस हो रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आर्विका के आने से इस घर की जिंदगी बदलने वाली थी। और सबसे ज्यादा बदलने वाली थी रेयांश कपूर की। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस। चैप्टर 19, आर्विका के असली पिता का सच। राजवीर सिंह राठौर के आलिशान स्टडी रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। कमरे की दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और लकड़ी की नक्काशीदार अलमारियां राजवीर के रुतबे की गवाही दे रही थी। राजवीर अपनी मखमली कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता और गंभीरता थी। उनके ठीक सामने रेयांश खड़ा था, शांत, अडिग और भावनाओं से पूरी तरह शून्य। राजवीर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रेयांश, तुम्हें याद है 3 साल पहले तुमने क्या किया था? रेयांश की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, पर उसने चेहरा स्थिर रखा। राजवीर आगे बोले, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरे बेटे विवान को उस हादसे से निकाला था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारी काबिलियत को मैं जाया नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम न केवल मार्शल आर्ट्स में माहिर हो, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी बिजली की तरह तेज चलता है।
राजवीर कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। मुझे विवान से ज्यादा चिंता आर्विका की है। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम स्कूल में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालो। उस पर किसी भी तरह का खतरा नहीं आना चाहिए। राजवीर मुड़े और रेयांश की आंखों में आंखें डालकर बोले, पर एक बात याद रहे, आर्विका को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। रेयांश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई, जो राजवीर देख नहीं पाए। रेयांश के भीतर विचारों का तूफान उमड़ रहा था। तो आखिरकार राजवीर सिंह राठौर ने खुद अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथों में सौंप दी। आर्विका, यानी यही वह चाबी है जिससे मैं अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। अब बदले का समय करीब है। उसने अपने स्वर को पूरी तरह नियंत्रण में रखा और सपाट आवाज में बोला, जी सर, जैसा आप चाहें। आर्विका को कुछ नहीं होगा। राजवीर ने संतोष में सिर हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। उसी समय महल जैसे घर के दूसरे कोने में आर्विका अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। उसका मन बेचैन था। वह मेहरा मेंशन छोड़ने से पहले अपनी मां के गुप्त कमरे से एक पुरानी डायरी उठा लाई थी। उसने कांपते हाथों से अपने बैग से वह चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसकी मां की लिखावट सामने थी। अक्षरों को देखकर आर्विका की आंखों में धुंध छा गई। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी आर्विका, जब तुम यह पढ़ रही होगी, शायद स्थितियां वैसी नहीं होंगी जैसी मैं चाहती थी। बेटा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, वह सिर्फ मेरा और तुम्हारे पिता का अंश नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे पूरी दुनिया हथियाना चाहती है। तुम्हारी जान को कदम कदम पर खतरा है। इसलिए मेरा पहला सबक याद रखना, कभी भी किसी पर भरोसा मत करना। तुम्हारा सबसे करीबी इंसान ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। उसने आगे पढ़ा, मैं चाहती थी कि तुम एक साधारण जिंदगी जियो, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सबसे बड़ा सच तो यह है कि विक्रम मेहरा तुम्हारे असली पिता नहीं है। तुम्हारे असली पिता की मौत 15 साल पहले एक हादसे में हुई थी। कम से कम दुनिया को यही बताया गया। पर मुझे यकीन है कि वह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। तुम्हारे पिता का खून यूनिक था। विज्ञान की भाषा में कहें तो उनका ब्लड इतना दुर्लभ था कि उससे मरते हुए इंसान को भी नया जीवन दिया जा सकता था। शक्तिशाली लोग उन पर प्रयोग करना चाहते थे, उन्हें एक जिंदा मशीन बनाना चाहते थे। इसी जद्दोजहद में उनकी जान ले ली गई। आर्विका के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। डायरी में आगे लिखा था, मैंने विक्रम मेहरा से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम्हें एक नाम मिल सके और तुम उन दरिंदों की नजरों से बची रहो। मैंने खुद को काम में डुबो दिया, तुम्हें समय नहीं दिया, ताकि मैं इतनी ताकतवर बन सकूं कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। लोग मुझे पत्थर दिल समझते रहे, पर मैं सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम्हें कभी परिवार का प्यार नहीं मिला, पर याद रखना आर्विका, इस दुनिया में तुम्हारी माँ ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया। जैसे ही डायरी खत्म हुई, आर्विका के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह अब तक अपनी माँ को गलत समझती रही। उसे लगा कि उसकी माँ को सिर्फ पैसे और रुतबे से प्यार है। उसे क्या पता था कि उसकी माँ हर पल एक युद्ध लड़ रही थी। आर्विका ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी। उसने डायरी को सीने से लगाया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। यह चमक दर्द की नहीं, प्रतिशोध की थी। माँ, पापा, आपने जो सहा, उसका हिसाब मैं लूंगी।
आर्विका ने ठंडे स्वर में बुदबुदाया। जिन्होंने मेरे पिता को मारा, जिन्होंने मेरी माँ की जिंदगी नर्क बनाई, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब खेल मेरे नियमों पर होगा। उसे एहसास हो गया था कि अब से हर साया उसका दुश्मन हो सकता है, पर वह तैयार थी अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए और उस यूनिक खून के रहस्य को समझने के लिए जिसने उसे जन्म से ही एक शिकार बना दिया था। उस रात आर्विका बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसकी मुट्ठियां अनजाने में कसती और ढीली होती रहीं। अब उसके पास सिर्फ सवाल नहीं थे, अब उसके पास एक मकसद भी था। अपने माता पिता के लिए, अपने अतीत के लिए और उस सच के लिए जिसे दुनिया उससे छिपाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना खतरनाक होगा, लेकिन एक बात तय थी। अब शिकार करने वालों को यह नहीं पता था कि उनका शिकार जाग चुका है। आगे क्या होगा? क्या रेयांश अपना बदला लेने के लिए आर्विका का इस्तेमाल करेगा, या आर्विका का नया रूप उसे ही चुनौती दे देगा? रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, चैप्टर 20। स्कूल का पहला दिन। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है और एक हफ्ता देखते ही देखते बीत गया। यह 7 दिन आर्विका की जिंदगी के सबसे व्यस्त और बदलाव भरे दिन थे। मेहरा मेंशन की वह सहमी हुई लड़की अब अतीत की बात हो चुकी थी। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों और भविष्य के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आर्विका ने पर्दे के पीछे रहकर अपना एक साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया था। उसने एके कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी की नींव रखी। अपनी हैकिंग स्किल्स और गजब की बुद्धिमानी से उसने शेयर मार्केट और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के जरिए इतना पैसा कमा लिया था कि अब वह आर्थिक रूप से किसी की मोहताज नहीं थी। उसने आर्यन नाम के एक भरोसेमंद असिस्टेंट को नियुक्त किया जो उसके सारे कागजी और जमीनी काम संभालता था। आर्विका जानती थी कि आने वाले समय में कौन सा प्रोजेक्ट मुनाफा देगा, इसलिए उसकी हर चाल सटीक थी। इन 7 दिनों में एक और खूबसूरत रिश्ता पनपा, आर्विका और रिद्धि जी का। रिद्धि जी की ममता और उनके व्यवहार ने आर्विका को उसकी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे आर्विका ने उन्हें माँ कहना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर राजवीर जी के साथ उसकी नोकझोंक बदस्तूर जारी थी। कभी खाने की मेज पर तो कभी बाहर जाने की बात पर आर्विका उनसे बहस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। शायद यह उसका राजवीर के प्रति गुस्सा था जो इस तरह बाहर निकलता था। आज आर्विका के लिए बहुत बड़ा दिन था, उसका स्कूल का पहला दिन। पिछली जिंदगी में उसकी पढ़ाई चारदीवारी के पीछे और सख्त पाबंदियों के बीच हुई थी, लेकिन इस बार वह अपनी किशोरावस्था को खुलकर जीना चाहती थी। वह बेहद उत्साहित थी। सीढ़ियों से उतरती आर्विका किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सफेद शर्ट, नीली स्कर्ट, पैरों में चमकते हुए काले जूते और बालों की ऊंची पोनीटेल। इस सादगी भरे स्कूल यूनिफॉर्म में उसकी मासूमियत और निखार और भी बढ़ गया था। वह फुर्ती से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। माँ, आज नाश्ते में क्या बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, उसने चहकते हुए कहा। रिद्धि जी किचन से एक कटोरा लेकर निकली और मुस्कुराते हुए मेज पर रखा। तुम्हारी पसंद के गर्मागर्म आलू के परांठे और मक्खन। पराठे का पहला निवाला तोड़ते ही आर्विका के चेहरे पर सुकून छा गया। वाह माँ, आपके जैसा स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। नाश्ता खत्म कर उसने रिद्धि जी को एक कसकर जादू की झप्पी दी और उनके गाल पर प्यार से चूमते हुए बोली, बाय माँ, मैं जा रही हूँ। वो हसीन इत्तेफाक आर्विका खुशी खुशी घर के बाहर खड़ी काली चमचमाती कार में जाकर बैठी। जैसे ही उसने खुद को सीट पर सेट किया, उसे महसूस हुआ कि पिछली सीट पर कोई और भी बैठा है।
उसने झटके से सिर घुमाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बगल में रेयांश बैठा था। उसने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। सफेद शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और उसका कोल्ड ओरा उसे किसी मॉडल की तरह दिखा रहा था। रेयांश उस यूनिफॉर्म में इतना हैंडसम लग रहा था कि आर्विका का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने आज तक इससे ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम इंसान नहीं देखा। इसकी खामोशी भी कितनी अट्रैक्टिव है। रेयांश को भी महसूस हुआ कि कोई उसे एकटक देख रहा है। उसने अपनी नजरें घुमाईं और सीधे आर्विका की हेजल आंखों में झांका। वे आंखें, जो हमेशा से रेयांश को अपनी ओर खींचती थी, आज कुछ ज्यादा ही मासूम और गहरी लग रही थी। दोनों के बीच सन्नाटा था, पर उनकी नजरें बहुत कुछ कह रही थी। लगभग 5 मिनट तक दोनों एक दूसरे के अक्स में खोए रहे, जैसे दुनिया थम गई हो। अचानक कार के ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारा। आर्विका इस झटके के लिए तैयार नहीं थी। उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे रेयांश की तरफ गिरी। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसके गुलाबी होंठ सीधे रेयांश की गर्दन से जा टकराए। उस स्पर्श ने जैसे दोनों के शरीर में बिजली की लहर दौड़ा दी। रेयांश का शरीर सख्त हो गया और उसे अपनी रगों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, एक ऐसा एहसास जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका पत्थर जैसा दिल आज जोरों से धड़कने लगा था। आर्विका भी जैसे सुन्न पड़ गई थी। पिछली जिंदगी में उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने कभी किसी के साथ इतना करीब और इतना तीव्र फिजिकल अट्रैक्शन महसूस नहीं किया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वह अब भी रेयांश की गर्दन के पास ही जमी हुई थी। रेयांश ने नीचे झुककर आर्विका के चेहरे को देखा। उसकी आंखें मासूमियत और डर से भरी थी। आर्विका की उस मासूमियत ने रेयांश के सारे बांध तोड़ दिए। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सावधान, रेयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्विका ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूं। दिख तो नहीं रहा था, रेयांश ने शांत स्वर में कहा। मतलब अगली बार सीट बेल्ट लगा लेना और अगली बार ड्राइवर को उड़ाने की जगह गाड़ी चलाने के लिए कहना। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में दोनों को देखा और चुपचाप सड़क पर ध्यान देने लगा। गाड़ी के भीतर का माहौल अब बेहद अजीब हो चुका था। दोनों की सांसें तेज थी और दिल जोरों से धड़क रहे थे। आर्विका को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। अपनी घबराहट और बीच की अजीब सी खामोशी ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए उसने थोड़ा पीछे हटते हुए बात शुरू की। उसने अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए पूछा, वैसे तुम कौन हो और यहाँ कार में मेरे साथ कैसे बैठे हो? रेयांश ने अपनी गहरी आंखें आर्विका पर टिकाईं। उसका लहजा हमेशा की तरह सख्त नहीं था। उसने शांति से जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे ही स्कूल में हूँ। मिस्टर राजवीर ने मुझसे कहा है कि अब से मैं रोज तुम्हारे साथ ही स्कूल आऊंगा और जाऊंगा। आम तौर पर रेयांश एक ऐसा लड़का था जो किसी से फालतू बात करना तो दूर, किसी की तरफ देखता तक नहीं था। उसका कोल्ड ओरा लोगों को दूर रखता था। लेकिन आज आर्विका के सामने उसकी सारी सख्ती पिघल रही थी। वह उसके हर सवाल का बहुत ही आराम और पेशेंसली से जवाब दे रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, इसका अंदाजा खुद रेयांश को भी नहीं था। वह बस आर्विका की आवाज को सुनते रहना चाहता था। इसके बाद दोनों के बीच फिर से शांति छा गई। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। ऐसे ही देखते देखते 15 मिनट बीत गए और ड्राइवर ने कार को शहर के एक बेहद शानदार और हाई क्लास स्कूल के मुख्य दरवाजे के सामने रोक दिया।
अब आर्विका की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था, जहां उसके साथ उसकी परछाई बनकर रेयांश भी मौजूद था। क्या आप देखना चाहते हैं कि स्कूल के गेट पर एंट्री करते ही आर्विका और रेयांश को देखकर बाकी स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? आर्विका, जो बदला लेने आई थी, इस अनचाही कशिश के जाल में उलझती जा रही थी। क्या यह सिर्फ आकर्षण था या कुछ और? क्या रेयांश का यह कदम आर्विका के प्रतिशोध के रास्ते में रुकावट बनेगा? यही समाप्त होता है रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस का चैप्टर 11-20। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली है। आर्विका का स्कूल में पहला कदम, रेयांश कपूर का रहस्यमय व्यवहार, नए दोस्त, नए दुश्मन और ऐसे राज जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। क्या आर्विका अपने अतीत के सच तक पहुंच पाएगी? क्या रेयांश उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा या सबसे कठिन चुनौती? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 21-30।